अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, देश का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, तब जब उत्तर प्रदेश की 4 चरणों की 39 सीटों पर यानी आधे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुका है, तब बाकी बची 41 सीटों पर क्या मुद्दा चलेगा और 39 सीटों पर क्या मुद्दा चला। बीजेपी जिन मुद्दों को पिच कर रही है उस पर जनता वोट कर रही है, प्रधानमंत्री के उपलब्धियों पर, बीजेपी के एजेंडा पर, या फिर इंडिया गठबंधन के ने जो इश्यूज रेस किए हैं वोट इस पे पड़ रहा है, या वोट किसी और मुद्दे पे पड़ रहा है जिसकी भनक इन दोनों को नहीं है। बहनों भाइयों, आज चर्चा का मुख्य विषय ये है कि चुनाव में चल क्या रहा है, कौन सा मुद्दा चल रहा है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत ही ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर किसी को भी ये असेस कर पाने में बड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, किसी भी सेफोलॉजिस्ट में, किसी भी राजनीतिक विशेषज्ञ में, कि चुनाव में आखिर चल क्या रहा है। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं और आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, फेसबुक पर, ट्विटर, यूट्यूब, जहां पर भी ये चैनल लाइव देख पा रहे हैं, और बताइए कि जनता क्या चाहती है, पब्लिक के मन में बहनों भाइयों क्या चल रहा है, ये पता चलना चाहिए। अब 2 हिस्सों में पूरी इस डिबेट को हम आयोजित करते हैं और आपके समक्ष वो मैं मुद्दे प्रस्तुत करता हूं, फिर इस डिबेट को हम बढ़ाएंगे। बीजेपी जिन विषय पर चुनाव लड़ रही है वो क्या विषय हैं? वो मुसलमान का मुद्दा है, वो मंदिर का मुद्दा है, मस्जिद का मुद्दा है, पाकिस्तान का मुद्दा है, धार्मिक आधार पर आरक्षण के बंटवारे का मुद्दा है, प्लस प्रधानमंत्री के 10 साल के कामकाज, उनकी उपलब्धियां और उनकी लाभार्थियों की स्कीम्स। हिंदुत्व का भी मुद्दा उनके पास है, लेकिन वो स्लाइटर मोड पे है, बाकी मुद्दे उन्होंने बहुत हाई पिच पे खेल रखे हैं। और उनके पास प्रधानमंत्री का एक चेहरा है जिसकी स्वीकार्यता जिनकी पूरे देश में है। ये मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अपोजिशन की तरफ से यहाँ 2 दल लड़ रहे हैं मुख्य रूप से, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। बीएसपी भी लड़ रही है, लेकिन बीएसपी के कैंपेन में और बीएसपी को लेकर कोई बस ग्राउंड पर क्रिएट नहीं हुई। अपोजिशन किन मुद्दों को कर रहा है? अपोजिशन ये पिच कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ग्राउंड पे है, प्रत्याशियों के खिलाफ और सरकार के वायदों के खिलाफ। दूसरा विषय जो गठबंधन हाईलाइट कर रहा है वो है बीजेपी सत्ता में आई तो संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म होगा, चुनाव खत्म होगा। तीसरा मुद्दा रोजगार का, चौथा शिक्षा का मुद्दा, और उससे भी बड़ी बात बहनों भाइयों, उन्होंने भी बेनिफिशियरी स्कीम्स में, जैसे महिलाओं के लिए 1 लाख रुपया, किसानों के लिए अलग से स्कीम, यूथ के लिए अलग से स्कीम, और 30 लाख जॉब देने का ऑफर उन्होंने प्रस्ताव रखा है अपोजिशन की, कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो। लेकिन बहनों भाइयों, ये तो इन दोनों का के एजेंडा हैं, लेकिन जो मैं महसूस कर पा रहा हूं और वो मैं देख पा रहा हूं वो है उत्तर प्रदेश में अगर कुछ सबसे ज्यादा चल रहा है तो वो है जातिवाद। इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश के वोटिंग पैटर्न में और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के वोटिंग बिहेवियर में अगर कोई चीज सर्वाधिक प्रचलित है तो वह है जातिवाद। इस बार धर्म संप्रदाय के आधार पर वोट नहीं पड़ रहे हैं, लाइक डिसलाइक के आधार पर नहीं पड़ रहे हैं, एजेंडा या विजन भी उतना व्यापक नहीं है जितना हम चर्चा करते हैं या जितनी बज क्रिएट है। लेकिन जिसकी बज क्रिएट नहीं है और जो ग्राउंड पर सर्वाधिक बात है वो है जातिवाद। जातिवाद इधर से भी, जातिवाद उधर से भी। जिस जाति का प्रत्याशी है उस जाति के लोग उसको वोट बहुसंख्यक कर रहे हैं, उस कम्युनिटी के मेजॉरिटी वोट उसको पड़ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या फिर समाजवादी पार्टी का। जातिवाद ने उत्तर प्रदेश की कहानी और स्क्रिप्ट पॉलिटिकली चेंज कर रखी है। इस नब्ज को महसूस किया राजनेताओं ने तीसरे चरण में, और चौथे में तो वो व्यापक दिखा। घनघोर जातिवाद, मतदाता जाति देखकर अधिकांश वोट कर रहा है। ऐसा भी नहीं कि सब वोट कर रहा है, लेकिन बहनों भाइयों, एक फ्लोटिंग वोट होता है जो किसी भी राजनीतिक दल को या तो जिताता है या हराता है। बेस वोट सबके पास होते हैं, कोई ऐसा नहीं जिसके पास बेस वोट ना हो। सबकी गाड़ी स्टार्ट 40 की स्पीड से होगी, किसी की 30 से होगी, किसी की
50 से होती है, लेकिन ये जो कैटेलिसिस का काम करते हैं ये जातिवाद के आधार पर बट रहे हैं। एक कम्युनिटी जो बगल की सीट पर बीजेपी को वोट कर रही होती है, अगली सीट पर अगर उसके कम्युनिटी का वोटर है तो वो वहां चला जा रहा है। और ऐसे कई उदाहरण हैं जिनका भी हम आज डिबेट में जिक्र करेंगे। उत्तर प्रदेश का मतदाता क्या चाहता है? क्या भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार पूरी ताकत के साथ अधिकांश सीटें बीजेपी रिटेन करने में कामयाब होगी, यानी 2019 की परफॉर्मेंस को वो दोहरा पाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन इस बार हावी होकर चुनाव लड़ रहा है? परिणाम क्या निकलेंगे? और जो कुछ भी इन दिनों आप बदलाव देख रहे हैं या माहौल में थोड़ा एक अलग विचार देख रहे हैं, ये विचार कोई बहुत लंबे वक्त का नहीं है। 19 अप्रैल मुझे याद है जब पहले चरण का चुनाव हुआ था, अभी महीना भी नहीं बीता। अगर हम कैलकुलेट इसको 1 महीने भी कर लें तो इस 1 महीने की राजनीतिक हवा में जो तब्दीलियां आई हैं वो भी साफ साफ दिख रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ताकत, इसको फिलहाल चुनौती देने में विपक्ष को भी पसीने आ गए। और आज जब वाराणसी में प्रधानमंत्री ने अपना नॉमिनेशन किया और कल जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वाराणसी में रोड शो निकला, अपार भीड़ थी। तो गठबंधन के लिए हवा बना रहे लोगों को कल पूर्वांचल में झटका लगा। प्रधानमंत्री की इतनी बड़े रोड शो को देखकर लोगों के विचार बदले कि पूर्वांचल में अभी भी मोदी की का करिश्मा और लहर चल रही है। लेकिन क्या 5वां चरण, अब जो चुनाव आ रहा है बहनों भाइयों, वो अवध क्षेत्र की तरफ आ रहा है, बुंदेलखंड की तरफ आ रहा है। अब चल रहा है चुनाव ईस्ट यूपी की तरफ, और ये बड़ी घनघोर पॉलिटिकल बैटल फील्ड है। आसान नहीं है, ये बहुत टफ पॉलिटिकल बैटल फील्ड रही है किसी के लिए भी। और सत्तारूढ़ दलों को तो चुनौती देना पूर्वांचल के मतदाताओं के स्वभाव का हिस्सा है। वो आदतन बागी लोग हैं, या आदतन जिसे पसंद करते हैं उसे बहुत लंबे वक्त तक अपना कर रखते हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी है, और अब बीजेपी भी है 2014 से। तो इस बार पूर्वांचल और अवध ने क्या तय किया है, बुंदेलखंड ने क्या तय किया है? बुंदेलखंड का खास जिक्र मैं इसलिए करूंगा क्योंकि आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की ज्वाइंट सभा हुई झांसी में। बड़ा ह्यूज सपोर्ट उन्हें वहां होता हुआ दिखा। क्या बुंदेलखंड कोई परिवर्तन मांग रहा है या बीजेपी रिपीट होगी? उधर 3 सीटें हैं, 4। क्या वहां पर इन सीटों में कोई बदलाव होगा या बीजेपी हमेशा की तरह पूरे बुंदेलखंड पर कब्जा करेगी? पूर्वांचल में क्या चल रहा है? सारे मुद्दों पर खुली डिबेट कि उत्तर प्रदेश में मुद्दे क्या चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश चाहता क्या है। कुछ बयान, फिर डिबेट आगे बढ़ेगी। ये चुनाव समुद्र मंथन की तरह है, संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं। बताओ, संविधान बदलने वालों को आप बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? इलेक्शन जो है पहली बार ये इस संविधान को बचाने का इलेक्शन है। भाइयों और बहनों, जो भी आपको मिला है, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, माइनॉरिटी को, गरीब जनरल कास्ट को, वो इस किताब ने आपको दिया है। ये चुनाव केवल चुनाव नहीं है, एक तरफ पुण्य प्राप्त करने का माध्यम है और दूसरा है कांग्रेस और सपा के गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। तमाम प्रकार के भ्रम पैदा करेंगे। इन्होंने पिछले 70 वर्षों में केवल भ्रम ही फैलाया है, भ्रम ही फैलाया है। जाति के नाम पर आपस में लड़ाई बढ़ा करके, भ्रष्टाचार के नाम पर, अराजकता के नाम पर एक ही बात बोलनी है जो देश की आवाज है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, फखरुल हसन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं और देश के 25 राज्यों का भ्रमण करके वहां से फीडबैक लेकर लौटे देश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार और आंकड़ों के विशेषज्ञ राजेंद्र द्विवेदी जी आज खास तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और काशी पत्रकार संघ वाराणसी के अध्यक्ष
अरुण मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आज की डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं अनिला सिंह जी के पास चलता हूं। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपकी पार्टी को, कि कौन से मुद्दे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं जिस पर वोट पड़ रहे हैं? मेरी सबको राम राम। और ये जो झूठ की गठरी लिए लिए हर जगह जाते हैं और खोलते हैं और सोचते हैं कि झूठ बांटेंगे लोगों के बीच में और लोग जो है उसका मजा लेकर उसको खाकर इस विपक्ष को वोट दे देगा। उत्तर प्रदेश की जहां तक मैं बात करती हूँ, उत्तर प्रदेश की जनता जो है उसने देखा है कि डबल इंजन की सरकार का फायदा कितना हुआ है। आज लोग योगी आदित्यनाथ जी के नाम की शपथ लेकर बोलते हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर संभालना हो, सुधारना हो तो कैसा हो, योगी आदित्यनाथ जी जैसा हो। उनके प्रशासन की जो प्रशंसा है पूरे भारतवर्ष में, मैं तो कहूंगी भारतवर्ष से बाहर भी है। आज अगर हम विकास देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो इतनी सारी योजनाएं आती हैं केंद्र से, इंप्लीमेंट इसलिए हो पा रही हैं क्योंकि यहां पर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कंट्रोल में है, गुंडागर्दी नहीं है, माफियागर्दी नहीं है। ऐसे राजनीतिक दल जिनको माफिया ही चलाया करते थे, जिनके घर पर जाकर ये आंसू टपकाते हैं उनकी मौत पर, आपको लगता है कि उस वक्त किसी भी प्रकार का विकास हो रहा था? बहन बेटियां सुरक्षित थी? नहीं। ये बात तो जो मुसलमान वोटर है वो भी कह रहा है। उनकी महिलाओं से पूछिए, जितना कुछ अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, क्या किसी और सरकार ने किया क्या उनके लिए? मैं तो हमेशा हर डिबेट में चुनौती देती हूं, चाहे आपके चैनल पर बैठी हुई हूं, चाहे सो कॉल्ड नेशनल चैनल्स पर बैठी हुई हूं, कि किस प्रकार से मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी जी ने जितना कार्य किया है कोई और सरकार ने किया हो तो बता दो, और किसका कौन सा हक छीन लिया। एक नया इन लोगों ने शगुफा छोड़ा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर दोबारा आ जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कितनी मूर्खता वाली बात है भाई। किसका आरक्षण छिन रहा है? क्या छिन रहा है? आपने हमेशा इस भारतवर्ष को धर्म और जाति के आधार पर बांटा, अपनी सहूलियत के अनुसार बांटा। वही लगातार आप करते रहे, डिवाइड एंड रूल। जो आपके माई बाप ने आपको सिखाकर गए वही 1947 के बाद आपने लागू किया, और वो राजनीतिक दल जो आपके कदमों पे चलते हैं उन्होंने भी उसी को ही फॉलो किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र में किसी मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से आप लोगों की लाइन चेंज हो गई है और मुसलमानों के बड़े रहनुमा बनने की कोशिश बीजेपी कर रही है। ये अचानक से परिवर्तन कैसे? क्योंकि 3 चरणों में तो मैंने देखा केवल मुसलमान बोल रहे थे आप लोग, अभी मुसलमानों के प्रति अचानक प्रेम, सब ठीक तो है? नहीं ब्रजेश जी, एक चीज बताइए, मैं आपकी डिबेट्स पे कई बार बैठी हूँ और मैंने खुली चुनौती दी और अब भी मैं बैठकर बोल रही हूँ, खुली चुनौती दे रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कब किसका बुरा किया भाई? सिखों का कत्लेआम करवा दिया, मुसलमानों का कत्लेआम करवा दिया। कत्लेआम करवाने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, कार सेवकों का कत्लेआम करवाने वाली समाजवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने किसका कत्लेआम करवा दिया भाई? कहीं कोई प्रूफ है? कहीं कोई कोर्ट में कुछ है? कहीं कोई एविडेंस है? आपको मैं कहता हूं 8-10 स्पीच आप प्राइम मिनिस्टर साहब की सुन लें और मुख्यमंत्री जी की भी सुन लें, आप उसमें अधिकांश एलिमेंट यही पाएंगी मुसलमान वाला। ये क्यों है फिर? नहीं आप एक चीज बताइए। अधिकांश एलिमेंट नहीं, आप एक चीज बताइए, जिन लोगों ने रोहिंग्याओं को लाकर यहाँ बसा दिया, उनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए, तो वो यहाँ पर आके आपकी आरती उतारेंगे? ऐसे राजनीतिक दल जिन लोगों ने उन्हें यहाँ बसाया है, तो उनकी छत्र छाया में वोट मुसलमान के नाम पर चाहिए या काम के नाम पर चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश में जो एक आपराधिक मानसिकता के लोग हैं, एक धर्म विशेष में, वो तो कहते हैं हमारी सरकार आने दो फिर देखेंगे हिंदुओं को। धर्म विशेष कौन? जो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको थ्रेट किया जा रहा है, उसको धर्म विशेष में किसके लिए आप तो कह क्या रही हैं? हिंदू रोए? नहीं, किसके लिए कह रही हैं जी? धर्म विशेष में किसके लिए आप कह रही हैं? मैं बता तो रही हूँ, मुस्लिम कम्युनिटी के जो आपराधिक मानसिकता के लोग हैं वो निरंतर ये कह रहे हैं हमारी सरकार आने तो दो। हमारी का मतलब कांग्रेस समाजवादी पार्टी, हमारी सरकार आने तो फिर हम देख लेंगे हिंदुओं को। और हमने देखा है हिंदुओं को कितना ज्यादा परेशान किया गया है। ये अच्छा, 4 मिनट से आप बोल रही हैं, आप उपलब्धियों पे कम मुसलमानों पर पूरा फोकस कर रही हैं, ऐसा क्या हो गया है?
नहीं, हम तो किसी पे फोकस नहीं कर रहे। आप प्रश्न करोगे तो हम उत्तर देंगे। ठीक। अगर लोग झूठा आरोप लगाएंगे तो उसका हम सामना करके मुंह तोड़ जवाब देंगे। फखरुल हसन चांद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मुसलमान चल रहा है या संविधान चल रहा है? ब्रजेश जी, जब हमारी बहन ने झूठ की गठरी से अपनी बात शुरू की तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी के दूसरे पर भी प्रवक्ता बैठ गए हूँ, क्योंकि झूठ की गठरी तो भारतीय जनता नहीं, वन बाय वन प्लीज। हाँ, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार दूध और दही पर टैक्स लिया जा रहा है। अग्निवीर जैसी योजना लेके आए हैं। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाले लोग आज जब हमारी 112 की महिलाएं वो बैठ के धरना प्रदर्शन करती है 3,000 रुपये बढ़ाने के लिए, तो उनको घसीट के इको गार्डन में लेके जाया जाता है और वहाँ से उनके जो रजाई होती है वो भी खींच ली जाती है। और सरकार क्या कहती है कि हमें तो 5,000 और 6,000 रुपये पे भी काम करने वाले लोग मिल जाएंगे। तो हम तो नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हमने अपने पीडीए फॉर्मूले की बात की और जनता का समर्थन समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को मिल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का परेशान होना लाजमी है और हमारी बहन भी इसीलिए परेशान है। पूछ रही हैं, मुसलमानों की बात करी। अरे भाई, गुंडों की आप बात कर रही हैं। सुब्रत पाठक कल क्या कर रहे थे? किस पुलिस वाले को वो धमका रहे थे? क्या देख लेंगे? ये भाषा किसकी हो सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड की भाषा हो सकती है और उसी घमंड और अहंकार को जनता जवाब दे रही है। 7वां चरण जब तक आएगा जनता तो का आप मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले सवाल में कि क्या मुद्दा चल रहा है जनता के बीच? आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं कि कौन सा मुद्दा चल रहा है? जातिवाद चल रहा है, संविधान चल रहा है, स्कीम्स चल रही हैं या जॉब्स चल रही हैं या झूठ चल रहा है? देखिए ब्रजेश जी, जब भाजपा ने जब नारा दिया 400 बार, उसके बाद इनके सांसदों ने कहा कि हमें संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए, तो बाबा साहब में भरोसा रखने वाले देश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करती थी वो भरोसा उनका टूट गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण नहीं मिला। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था नहीं मिला। दिल्ली में पुलिस भर्ती हुई, जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और अगर विपक्ष जाति जनगणना की बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी उसको नकारने का काम करती है। तो सवाल यह है कि अग्निवीर जैसी आप योजना लिया है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप नौजवानों को रोजगार दे नहीं पाए। किसानों की आय दुगनी करने वाले लोग, देश के प्रधानमंत्री जी जब 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में आए थे तो कह के गए थे कि छुट्टा जानवरों से किसानों को हम निजात दिलाएंगे। आज भी छुट्टा जानवर किसानों की फसल को चट रहे हैं। महंगाई कहाँ है वो किसी को बताने की जरूरत नहीं। आज सबके घरों का बजट बिगड़ गया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को छोड़ के। जनता तो परेशान है, जनता तो पूछ रही है कि आपने महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब तो आप जो बता रहे हैं ये तो बड़ी आदर्श बातें आप बोल रहे हैं, वादों का लेकिन ये फील्ड पर जातिवाद बहुत चल रहा है, ये कैसे? नहीं तो जब हमने ब्रजेश जी इस बात को उठाया है कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है और अगर हमने अपने 34 ओबीसी प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, कितने उतारे हैं, सबको साथ लेके चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत होगी। क्योंकि ये तो कहते थे कि समाजवादी पार्टी का ओबीसी का मतलब तो केवल यादव। आज तो हम पूछ रहे हैं कि आपने कितने ओबीसी को टिकट दिया है, बताए भाजपा। 80 में कितने ओबीसी को आपने टिकट दिया है, कितने दलितों को टिकट दिया है, आप क्यों नहीं बताते हो? तो सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी सबको डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचार शामिल किए जाएंगे। प्रदीप सिंह यूपी में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस बार बार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाती है, क्या जातिवाद को बढ़ावा देने की कोई योजना पर कांग्रेस काम कर रही है या वाकई में आप सोशल वेलफेयर की स्कीम्स के सहारे ये चुनाव जीतना चाहते हैं? जब कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना की बात करती है, गले को क्या हो गया? बैठ गया। अच्छा, बैठ गया, कोई बात नहीं, रैली कम किया करो, बोलो आप। जब कांग्रेस पार्टी जातीय जनगणना पर बात करती है तो इसलिए बात करती है, हम हर वर्ग की बात करने की बात करते हैं। और जैसे हम भारत के संविधान की रक्षा की बात करने की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू होता है। जैसे हम उनके अधिकारों की बात करते हैं,
तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू होने लगता है। हम पूछना चाहते हैं, इस देश में अगर मुद्दा है तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी है। आज देश के प्रधानमंत्री ने 20 करोड़ रोजगार देने का वादा करते करते इस देश से 12 करोड़ रोजगार छीन लिए। इस देश में मुद्दा है किसान की आय दुगुनी करने का। आपने किसानों की आय दुगुनी करने का वादा करते करते 27 रुपये प्रतिदिन किसान की आय कर दी और 74,000 रुपये कर्जा कर दिया। इस देश में मुद्दा है महिला सम्मान। महिला सम्मान की बात करते करते आप ब्रजभूषण शरण सिंह जी के पीछे खड़े नजर आते हैं, चिन्मयानंद के पीछे खड़े नजर आते हैं, कुलदीप शेखर के पीछे खड़े नजर आते हैं। निश्चित तौर पर ये मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी मुंह चलाती नजर आती है और देश की आवाम इन मुद्दों पर बात करना चाहती है। आज देश के प्रधानमंत्री के पास आज मैंने झांसी में राहुल गांधी की स्पीच सुनी। ये खटाखट और टकाटक पैसा कहाँ से आ रहा है? नहीं, क्या बोल रहे थे राजन जी? टकाटक आएगा, खटाखट आएगा, खटाखट। ये कौन सा नया फाइनेंशियल टेक्निक लेके आए हैं कि खटाखट हो जाएगा? कोई नई टेक्निक है? नहीं, बिल्कुल ये नई टेक्निक है। इनके देखिए, ये पुरानी टेक्निक ये है कि देश के आम लोगों का पैसा आप देश के कुछ पूंजीपतियों के जेब में भरते हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हम देश की महिलाओं का, देश के नौजवानों को हम 1 लाख रुपए सालाना की बात करते हैं, निश्चित नौकरी की गारंटी की बात करते हैं, हम 1 लाख रुपए खटाखट देने की बात करते हैं। तो कैसे? मतलब ये खटाखट के पीछे मैं नहीं समझ पाया कारण। ये खटाखट ये क्या है? खटाखट मतलब तुरंत देने की बात करते हैं। हम ये भी तो कह सकते हो कि तुरंत मिलेगा। हम जुमलेबाजी ये वाला कौन सा डायलॉग है? हम जुमलेबाजी नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सर यही तो डायलॉग होता है सर। निश्चित तौर पर ये तो डायलॉग मारने, ये तो कह दो डायलॉग नहीं, देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि तुरंत मिलने वाला है। जब हम तुरंत मिलने की बात करते हैं तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं वाराणसी चलते हैं, वहाँ पे अरुण मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। कल प्राइम मिनिस्टर का हम लोगों ने मेगा शो देखा। क्या माहौल है वाराणसी में? क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि बनारस का जो मूड होता है वो पूर्वांचल उसको रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग इसको पॉलिटिकली किस तरह से वाराणसी में असेस करते हैं? ब्रिजेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बनारस दुनिया की सबसे बड़ी ये आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है। प्रधानमंत्री का 2 बार यहाँ चुना जाना, उसके अलावा तीसरी बार यहाँ से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। किसी भी सांसद के प्रति इतना लगाव मुझे बहुत कम जगह ऐसा देखने को मिलता है। अमूमन किसी भी चुनाव में देखा जाए तो वो एंटी इनकम्बेंसी होती है किसी भी सांसद के प्रति, लेकिन बनारस में जिस तरह से जन समर्थन उनको मिल रहा है वो पूर्वांचल में इसका प्रभाव पड़ेगा। केवल पूर्वांचल में नहीं, बनारस में बिहार के बक्सर, सासाराम या अन्य जिलों, पूर्वांचल के अन्य जिलों के लोग भी बनारस में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में बनारस का जो प्रभाव वो दिखाई पड़ेगा दूसरे जिलों में। 2 बातें अभी जो आपके इस बहस में चर्चा का मुद्दा था कि आने वाले दिनों में क्योंकि लगातार ये जातिवाद का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, तो पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति 2 तरह से होती है। पूर्वांचल में पूरी तरह से जातिवादी राजनीति है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैं समझता रहा हूं वहां सांप्रदायिक राजनीति होती रही। इसके पहले भी जब चुनाव में देखेंगे आप तो जात के आधार पर बहुत सारे दलों ने अपने दल बनाए। जैसे आप देखेंगे अपना दल तो पटेल बिरादरी के नाम पर अनुप्रिया पटेल ने बना रखा है। निषाद पार्टी को देखें, संजय निषाद ने अपना बना रखा है। इसके पहले संजय चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर था, अपनी पार्टी बना रखी है। राजभर जी हैं, ओम प्रकाश रज भी है, उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है। सर्वाधिक जातिगत पार्टियां इसी इलाके में जी। पूर्वांचल में सबसे ज्यादा जातिगत आधार पे लोगों ने अपनी पार्टियां बनाई और पार्टियों को देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़े। देखें तो संजय चौहान भी इस पर आ गए, निषाद पार्टी पहले से जुड़ी हुई है, अनुप्रिया पटेल पहले से जुड़ी हुई है। तो जातिगत आधार पे पूरा मुद्दा ये मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये जुड़ता चला जा रहा है। बनारस को मैं ये मानता हूं कि ये एक राजनीतिक का सबसे बड़ा केंद्र है। प्रधानमंत्री इसके पहले भी 2 बार जब बनारस में उन्होंने चुनाव लड़ा तो उसका एक केंद्र था बनारस पूर्वांचल का। यहीं से पूरी सियासत की जो गतिविधियां थी यहीं से केंद्रित होती रही हैं और ये माहौल निश्चित रूप से दूसरे, एक कहा जाता है राजनीति में कि देखी देखा पुण्य, देखी देखा पाप। तो मुझे लगता है कि राजनीति में ये चीजें दूर तक अब मुझे ये बताओ कि पूर्वांचल में कौन सा मुद्दा अधिक प्रभावी है? मुझे लगता है वो प्रभाव डालेगा। मैं आपके समक्ष 2 तस्वीरें प्रस्तुत करता हूं और आपसे उस पर खटाखट रिएक्शन चाहिए मुझे। पहला बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को पिच कर रही है,
क्या वो मुद्दे पूर्वांचल में चल रहे हैं? जातिवाद कितना चल रहा है? और अपोजिशन के कौन से मुद्दे हैं जो जमीन पर स्ट्रांग बज क्रिएट कर रहे हैं? अरुण जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी जी। बीजेपी के कौन से मुद्दे चल रहे हैं और अपोजिशन के कौन से मुद्दे चल रहे हैं? देखिए, अभी तक तो आज जो प्रधानमंत्री ने जो मीडिया से बातचीत में कहा है, मैं दोनों देख रहा था, मैं दोनों चीजें, उन्होंने पूरी तरह से विकास की बात कही है और उन्होंने एक चैनल पे ये भी बोला कि मैं मुसलमानों का कभी विरोधी नहीं रहा। मैं देख रहा था किसी चैनल पे ये पूर्वांचल में कहीं से नहीं ये विकास का मुद्दा जो बनारस को लेकर के था वही मॉडल पूर्वांचल में लाना चाहते हैं और वही मुद्दा वो अपना उठाएंगे। अभी तक देखा जाए तो इसके पहले आप देखेंगे तो शुरुआत आरक्षण से हुआ, संविधान में बदलाव की बात हुई, पूर्वांचल पे इसका कोई असर नहीं है। यहाँ पूरी तरह से जातिवाद प्रभावित है। मुझे लगता है उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी अपने दूसरे प्रदेशों को नेताओं को बुला करके यहाँ पर दूसरे जिलों में जाकर के प्रचार कराने की कोशिश करेगी। अपोजिशन के कौन से मुद्दे हैं जो ज्यादा प्रभावकारी हैं? अपोजिशन भी लगातार यही मुद्दा कर रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई, लेकिन उनका भी मुद्दा आ गया। ला करके आज देखें तो राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं खटाखट पैसा दे दूंगा। अब सवाल यह है कितना विश्वास कर पाते हैं जनता उनके ऊपर। एक सवाल और है आपसे कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच का मुसलमानों को लेकर कंटेंट आज बदला हुआ, जैसे कि आप अभी जिक्र कर रहे थे, 2 इंटरव्यू में प्राइम मिनिस्टर ने वाराणसी में स्टेटमेंट दिया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की पिछली 10 रैलियों को अगर आप उनकी स्पीच को ट्रैक करें तो मुसलमान कंटेंट अधिक था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं कि अब उन्होंने अपनी लाइन बदली है। क्या ये एग्रेसिव होकर जो मुस्लिम कम्युनिटी वोट कर रही है उसको रोकने के लिए इस तरह के सॉफ्ट स्टेटमेंट हैं, या आप इसके पीछे कोई और कारण देखते हैं? ये लगता है कि ये बदलाव इसलिए भी मुझे लग रहा है क्योंकि इसके पहले ये हो रहा था कि मंगलसूत्र की बात आई जिस तरह के चुनाव उसमें भाषण के दौरान। आज जो बात हुई है बनारस में, जिस समय उनका रोड शो हो रहा था उस समय एक इलाका पड़ता है मदनपुरा। यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस के राजेश मिश्रा। उनके आने के बाद मुसलमानों का एक कुछ तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। उनकी तरफ से कल जिस तरह से लोगों ने फूल बरसाए वह एक संदेश है और भाजपा को भी लग रहा है कि कहीं यदि मैं थोड़ी सी लिबरल हो जाता हूं मैं तो ऐसी स्थिति में पूर्वांचल के जो मुसलमान है, चाहे वो गाजीपुर हो चाहे कहीं भी। एक बात ब्रजेश भाई बता दूं आपसे, आयुष्मान कार्ड का जो सबसे ज्यादा लाभ ले रहा है कोई, या आवास योजनाओं का जो लाभ मिला है, या जो राशन योजना है, इन सब में मुसलमानों को बहुतायत मिला। मेरी यहाँ बनारस में बहुत सारे मुसलमान मित्रों से मेरी बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद मुझे भी उसका फायदा मिला। किसी प्रकार का वो यदि मंदिर और मस्जिद की सियासी बात को अलग हटा दें तो स्वाभाविक है उसका फायदा विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का। आपको लगता है कि इन्हीं कारणों से बीजेपी अपने ट्रैक को वापस चेंज कर रही है, मुस्लिम मैटर कमजोर पड़ेगा? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि पूर्वांचल में अब जो आज नामांकन का अंतिम तिथि थी, इसके बाद जो भी रैली होगी मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के भाषण में कुछ बदलाव दिखेगा। ऑलराइट, हम इस परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मैं आपसे एक विषय और समझना चाहता हूं कि तो अब ये माने कि पूर्वांचल की जो राजनीति है और उस पर विशेष तौर पर जो पूर्वांचल के मुद्दे हैं इस बार प्रभावित करेंगे उधर इस इलाके को, वहाँ के वोटिंग पैटर्न को? पूर्वांचल को जो सबसे बड़ा पुराना मुद्दा रहा है, जब कभी गहमरी जी ने कहा था संसद भवन में कि यहाँ एक रोटी खाने के लिए यहाँ गेहूं के दाने के तरस जाते हैं लोग। अब पूर्वांचल बदला है, निश्चित तौर पे बदला है। पूर्वांचल में डेवलपमेंट की जो बहुत सारी योजनाएं, जो हाईवे परियोजनाएं थी, उससे पूर्वांचल में विकास का एक दायरा दिखाई पड़ता है। मैं एक उदाहरण सिर्फ बनारस का देता हूं। यदि बुनकरों के लिए ट्रेड्स फैसिलिटी सेंटर बना तो बनारस में उन्होंने ईरी चावल अनुसंधान केंद्र बनवाए और यहाँ पे परसेबल कार्गो बना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो हवाई अड्डा है, यहाँ से किसानों के जो सामान है यहीं से निर्यात किए जा रहे हैं, और जो पूर्वांचल से किसानों को लिया जा रहा है उन्होंने इको के जरिए मंगवाना सामान, उसको सप्लाई करना। पूर्वांचल में जो विकास का एक एजेंडा बनाने की कोशिश किया कि हम ही विकास कर सकते हैं जी, तो ये एक बड़ी चीज रही है। शुक्रिया अरुण जी, हमारे साथ रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण पर आपसे मैं पूर्वांचल के बाकी मुद्दों को भी समझने की कोशिश करूंगा। राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र जी, जैसा कि आप मुझे चर्चा में बता रहे थे कि आप 25 स्टेट घूम कर आए हैं और उत्तर प्रदेश का भी आप कोना कोना घूम कर आ चुके हैं।
अब आप बताओ, आप बोलोगे अब सवाल क्या करें, आप तो खुद ही बोलो कि जनता चाहती क्या है। देखिए, पूरा पश्चिम उत्तर में मतलब साउथ भी गया, 4 ही मुद्दे इस चुनाव में हैं। 4 मुद्दे। क्या? एक तो आपका जाति धर्म, ये हिंदी बेल्ट का है। धर्म चल रहा है? धर्म चल रहा है सर, निश्चित रूप से। अब कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। जातिवाद, धर्मवाद। अच्छा, ये 2 है। तीसरा जो रीजनल स्टेट है, जैसे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में 2 और थे, भाषा और कल्चर। आपका पश्चिम बंगाल में भी भाषा और कल्चर, आपका जो है आंध्रा में भाषा और एक्स्ट्रा थे, लेकिन जाति और धर्म इंटायर कंट्री में है, कहीं आप छूटा नहीं। कोई स्टेट आप कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम हो ज्यादा जातिवाद है, जातिवाद और धर्म ये दोनों चल रहे हैं, कम हो ज्यादा। बस 2 चीज और जुड़ती हैं, जैसे साउथ में जो आती हैं कल्चर, और वेस्ट बंगाल में कल्चर, और जैसे साउथ के लोग सोचते, तमिलनाडु में घूम रहे तो वहां कह रहे थे वो उत्तर भारत को सोचते थे ये शासक हैं, हिंदी वाले शासक हैं, इसलिए उसको विरोध करते थे कि लैंग्वेज को, कि भाई आप हिंदी बोलते हैं तो इसका मतलब, तो वो वहाँ का कल्चर और भाषा। अभी मैं परसों लौटा महाराष्ट्र में, अब देखो इसलिए जो आप कह रहे सेफालोजी सारे लोग सब फेल हो रहे, जो महाराष्ट्र में कोई बोल नहीं रहा, सांस जब महाराष्ट्र में लौटा, मैं काफी घूमा। क्या है माहौल महाराष्ट्र में? 2 चीजें। अब आप तुम्हें, जैसे आप मतदाता हैं तो किसी मतदाता से पूछो तो कहता नहीं, मेरी भावना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी बने, लेकिन सहानुभूति उद्धव ठाकरे और शरद पवार से है। अब सवाल यह है कि जब तो मोदी को पीएम बनाना चाहता है, पीएम बनाना, सहानुभूति कहता है कि उद्धव ठाकरे, और इसका जो मोदी जी ये बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे नकली शिवसेना, उसको लगता है कि ये गलत है, ये उद्धव ठाकरे के मतलब जो डीएनए को चैलेंज कर रहे हैं, उसके सहानुभूति है, लेकिन पीएम को अब बूथ पर पहुंचते पहुंचते सहानुभूति प्रभावी होगी कि भावना होगी, ये बड़ा, तो वहां एक ही मतदाता दोष बोल रहा है। वहां कई जर्नलिस्टों, कई लोगों से बात हुई, समझ तमाम तो सामूहिक रूप से खड़े थे, तो बोल लेते नहीं भाई पीएम बनना चाहिए मोदी जी को, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, सशक्त हो रहा है बहुत, लेकिन ये चीज गलत हो रही है। अच्छा, जब आप यूपी घूमे तो यहाँ आपको क्या? आज जैसे मान लो हम गए थे तो लोग बहुत पूछ रहे थे अमेठी रायबरेली का, तो इसलिए मैं आज अमेठी रायबरेली चला गया। हमने कहा भाई चलो आज होके आए, आज हो आए दोनों। क्या है माहौल? हमने कहा घूमा, वहां जो आपने शुरू में कहा वही है, जातिवाद, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सारा समीकरण जात पर, ये जैसे अमेठी में पंडित ठाकुर कहाँ हैं, उनके गायत्री प्रजापति की बीवी कहाँ घूम रही हैं, तो दूसरे प्रत्याशी जो बीजेपी में शामिल हुए, उनको लगता है हमारे टिकट हमारा न कट जाए राकेश सिंह से गए, तो उनको अपना डर लग रहा है। तो एक अजीब सी स्थिति है। टोटल समीकरण अमेठी और रायबरेली हो, चाहे प्रियंका भाषण दे रहे हो, चाहे अमित शाह बैठ के कोई भी बोले, सारा समीकरण उसी पर जा रहा है। और जहां तक बात क्या वोटर इस बार पहले से डिसाइड किए बैठा है? वोटर जो हमने कैंपेन से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है? कोई नहीं, उसको जैसे आपने बताया ना, जैसे मतलब जाति, जैसे आपने कहा, जैसे अमेठी, जैसे मान लो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब वहीं बरेली में अगर गंगवार था तो उसको गंगवार सापा कर उसको दे दिया। अगर बगल में बीजेपी, तो जो आपने कहा नहीं, जी हर जाति, हर धौरारा और खीरी में देखा, खीरी में देखा, लखीमपुर में, धौरारा में कुर्मी समाज रेखा वर्मा को वोट कर रहा है। अच्छा, लेकिन खीरी में डिफरेंटली वोट कर रहा है। अच्छा, कुर्मी हमेशा मुस्लिम से भी ज्यादा अपने प्रत्याशी कमिट करता है। अच्छा, एक चीज और हो गई है जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो हमने पूरा आपकी जो घूमा है 2-2.5 महीना, एज ए जर्नलिस्ट ने, ऐसे रिसर्चर घूमा कि भाई क्या ट्रेंड है, क्यों ऐसा लोग कर रहे हैं, तो मैंने देखा जातीय जागरूकता जब आई है, उनकी संख्या कम हो या ज्यादा, हर आदमी सोचता है हम जीते हैं हारे, अपने प्रत्याशी को वोट दो, इससे हमारी ताकत बढ़े। अपने प्रत्याशी मतलब अपने कास्ट को वोट दो, वो जीते हैं हारे, जिससे हमारी ताकत बने, बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़े। और उत्तर प्रदेश की जो स्थिति हो गई, जाति, जैसे पूर्वांचल है 41 सीटें हैं, अब पूर्वांचल की 41 सीटों में से अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र का कुर्मी हमेशा प्रभाव रहा बेनी प्रसाद वर्मा का, उसका रिजल्ट है 2009, पूरा बस्ती गोंडा वारा। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद, केवल जाति है, जाति, बाकी सब समीकरण। बीरेन जी जुड़ गए क्या? एक और डाटा मैं बताऊं जी, हाँ बता दें। एक डाटा जोड़, केवल जो मैं एनालिसिस कर रहा था पूरा जोड़ घटा के, तो देखा अगर 100 को डिवाइड करो मतदाताओं में, तो 35% आदमी खड़ा है कि मोदी को बिल्कुल हटा दो, 35, हाँ, और 35 खड़ा है बना दो। अब 5% बचे हैं प्रत्याशी के साथ, और 25 बचा है उसी में संघर्ष कर लो, जाति धर्म
जिसको जहां चाहो क्यों एक वो क्लास है आपके हिसाब से जो मोदी को हटाना चाहता है और एक है जो किसी कीमत पर उनको बनाए रखना चाहता है। 30% जो बचते हैं फ्लोटिंग वोटर्स हैं। 5 प्रत्याशी का पक्ष में है कि अगर प्रत्याशी अच्छा है तो उसको दे दो, और 25 में सबकी ताकत लगी हुई, अब उसमें 15, 17, 18 इधर चला जाएगा वो, और सीट वार है। दूसरे चरण में आपसे बाकी भी जानकारी लेंगे। वीरेंद्र जी भी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, क्या चल रहा है ग्राउंड में, किसका बज बीजेपी की तरफ से क्या चल रहा है और अपोजिशन के का कौन सा मुद्दा ज्यादा प्रभावी आपको दिख रहा है? देखिए, यूपी में अभी तक 39 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ चुके हैं और 41 सीटें अभी बची हुई हैं जिन पर चुनाव होना है। तो आधा उत्तर प्रदेश तो चुनाव हो गया, आधा बचा है। अब आधे का आकलन सब अपना अपना कर रहे हैं, लेकिन आधे चुनाव में आप देखेंगे कि कोई ऐसा बहुत बड़ा आंधी तूफान या कोई ऐसा मुद्दा नहीं चला जो लगातार 7 चरण में टिके। कुछ आया और चला गया, आया और चला गया, यही हो रहा है। कभी स्वयं पित्रोदा आ गए, कभी राम मंदिर का आ गया, कभी हिंदू मुसलमान भी हुआ, लेकिन एक जो मुद्दा विपक्ष ने हथियाया कि संविधान खतरे में है और आरक्षण खतरे में है, इस मुद्दे ने भाजपा को सबसे ज्यादा परेशान किया। वरना और कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर बीजेपी परेशान होती। ब्रजेश जी, ये चुनाव हंगामे का चुनाव नहीं है, ये शांत है। ये कह सकते हैं कि कोई ऐसा माहौल नहीं है कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर कोई रैली निकल रही हो, शोर मचा हो और लोग प्रचार में रात दिन झंडे, गाड़ी, बैनर, पोस्टर दिख रहे हो। मंदिर भी बना, मंदिर के नाम पर चर्चा भी होती है मंचों से, लेकिन अभी मुद्दा उतना गर्म नहीं हुआ। तो ये चीजें जो दिखाई पड़ती हैं, ये बताती हैं कि लोग मन बनाए बैठे हैं, जिसको जहां देना है तो वो अपने हिसाब से वोट दे आएंगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा पड़ रही, धूप ज्यादा है। पब्लिक से उलझने से अच्छा है कि लोग आपस में बात करके अपना वोट दे आएंगे चुपचाप। वैसे भाजपा ने एक चीज और की है, जो जब मुद्दे कम चलते हैं तो भाजपा का जो बी प्लान है, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो इलाकाई और जिलों के बड़े बड़े नेता और छत्रप हैं, उनसे बीजेपी टच में आ गई है, उनको मना रही है, अपने साथ ला रही है। अगर आप देखिए तो राजकिशोर सिंह को शामिल कराया, फिर आज धनंजय सिंह से भाजपा का समर्थन का ऐलान करा दिया। अच्छा, कर दिया उन्होंने ऐलान? हाँ, उन्होंने ऐलान कर दिया अभी। तो धनंजय सिंह बीजेपी के साथ? हाँ, ओके। और मनोज पांडे के यहाँ देखिए, वहां भी गए गृह मंत्री, वहां तो होम मिनिस्टर गए भाई उनके घर, चाहे वहां ऐसे ऐसे लोगों को जिलों जिलों में बीजेपी ने। ये राजा भैया न्यूट्रल कैसे रह गए, मैं ये नहीं समझ पाया। अब राजा भैया की बात आती है। हाँ, वो न्यूट्रल रह गए। राजा भैया की अपनी एक पार्टी है, वो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो भी चाहते थे कि उनकी पार्टी विस्तार हो। राज्यसभा में बीजेपी को उन्होंने मदद की, वोट दिया, लेकिन भाजपा से कोई सीट उनको मिल नहीं पाई, इससे वो दुखी हैं। और स्वाभाविक है कि जो आदमी अपनी पार्टी चलाएगा, जब सुहेल देव राजभर को एक सीट मिल सकती है, ओम प्रकाश राजभर को, तो एक सीट राजा भैया को भी दे सकते थे, लेकिन वो सहयोगी दल नहीं बन पाए। आज संजीव बालियान भी गए थे, वो राजा भैया पहले देश के बड़े नेताओं से मिले भी, तो उन्होंने कहा भाई आप लोग स्वतंत्र हैं, हम विरोध नहीं करेंगे विनोद सोनकर का। तो कौशाम्बी की सीट थोड़ी भाजपा के लिए अब आसान होगी, क्योंकि राजा की 2 सीटें बाबागंज और कुंडा, ये दोनों लोकसभा का ही हिस्सा है कौशाम्बी का, तो ये एक थोड़ा राहत हो गई। ब्रजेश जी, मोदी मैजिक को लेकर चर्चा होती है, उनका 10 साल का टर्म पूरा हो गया, कितनी आंधी है, कितनी लहर है, लेकिन एक चीज जो आती है वो होती है कि चाहे लहर फेल हो जाए या मुद्दे फेल हो जाए, लेकिन मोदी पर अभी लोगों का विश्वास बना हुआ है। लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अगर बीजेपी ने कुछ प्रत्याशी बदल दिए होते तो इतना बीजेपी को संघर्ष ना करना पड़ता, क्योंकि लोग प्रत्याशियों से नाराज हैं। बीजेपी ने थोड़ी सी यहां पर चूक की है और जी, विश्वास तो उनका है ही है। देखिए, भाजपा को मोदी का ही फायदा है। इसके अलावा यूपी में
प्रत्याशी जो अभी द्विवेदी जी ने कहा, राजेंद्र जी ने, 5% वोट बड़ा प्रत्याशी, अच्छा प्रत्याशी के नाम पर इधर उधर है। इसके अलावा या तो मोदी या तो अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में 2 ही चीजें चल रही हैं। इंडिया गठबंधन में कौन है? राहुल गांधी को लोग देखने जाते हैं, चूंकि उनके पास कोई उनका ना तो कोई वोट बैंक है, ना कोई उनका मजबूत संगठन है। तो अखिलेश यादव के ही दम पर वो भी अपना लड़ रहे हैं। वैसे अखिलेश यादव को आप देखिए, एक चीज का फायदा ये हो सकता है, कह सकते हैं, आजम खां जेल में है, कोई ऐसी हिंदू मुसलमान वाली बयानबाजी नहीं हुई सपा की तरफ से जिससे कि ध्रुवीकरण हो। तो एक चीज में ये फायदे में गए। दूसरा, मायावती ने जिस तरह प्रत्याशी बदले, उससे लोगों में चर्चा फैल गई कि मायावती भाजपा को नहीं सपा को हराने के लिए बदल रही हैं टिकट। तो उसकी थोड़ी सी जो है फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है, और बीजेपी को इसका नुकसान भी है जी। लोग यहां तक कहने लगे हैं कि मायावती इस बार 5 से 8% के बीच में वोट पा पाएंगी। उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जीतने की बात तो अलग बात है जी। तो ये सब चीजें हैं ब्रजेश जी जो चुनाव के समीकरण को ठीक करती हैं, आंकड़ों को बताती हैं। जी, वैसे हमारा प्रदेश विविधताओं का प्रदेश है, और यहाँ पर कब क्या होगा ये तो जनता ही मालिक है। लेकिन आज मंचों से महंगाई की बात, पेट्रोल डीजल की बात, बेरोजगारी की बात ये कम होती है, रोजगार की बात ये कम होती है। मंचों से बात ज़्यादा हो रही है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है, तो ये कहा जाता है कि मुसलमानों को आरक्षण मिल जाएगा। तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप हैं, मूल बातें यही हैं। बहरहाल ये देश, जब तक इस देश में संविधान है, ना हिंदू खतरे में रहेगा ना मुसलमान खतरे में रहेगा। चुनाव बाद सब स्थितियां वही हो जाएंगी। तो सुनिएगा कि ना मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है, धर्म और मजहब से बटता इंसान खतरे में है, और ना राम खतरे में है ना रहमान खतरे में है, सियासत की भेंट चढ़ता भाईचारा खतरे में है, और ना कुरान खतरे में है ना गीता खतरे में है, नफरत की दलीलों से इन किताबों का ज्ञान खतरे में है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, फीडबैक और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस परिचर्चा का प्रारंभ करते हैं। अनिला सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, मेरे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, क्या कारण हो गया और ऐसी कौन सी परेशानी आन पड़ी कि धनंजय सिंह का सपोर्ट लेना पड़ रहा है? वो तो अभी सजा याफ्ता हैं और अभी जमानत पर जेल से बाहर हैं, ऐसा क्या हो गया? किसको मदद लेनी पड़ रही है? आपकी पार्टी को सपोर्ट लिया आपने उनका। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी धनंजय सिंह जी के पास जाकर कहेगी मदद कर दो भाई, मदद कर दो, हमें चुनाव जीतने में मदद कर दो? आपको ये लगता है? धनंजय सिंह जी हमें चुनाव नहीं जिता रहे हैं, जनता चुनाव जिता रहे हैं, ठीक है? एक तो अगला आदमी सपोर्ट कर रहा है, अपना पर्चा वापस ले लिया, सपोर्ट दे रहा है और आप धिक्कार रही हैं ऐसे उसको। अरे वो तो आप बीएसपी की सुप्रीमो से पूछिए ना कि क्यों उनकी पत्नी को हिम्मत दिलाई कि चिंता मत करो, आगे बढ़ो, महिला हो, मजबूती से लड़ो। क्यों किया मायावती जी ने? तो बीएसपी से पूछिए। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, अपने काम पर, और जो प्यार, प्रेम, आशीर्वाद जनता दे रही है, क्योंकि आस्था का सम्मान कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी करती, समाजवादी पार्टी करती है क्या? कांग्रेस करती है? तो ये जो बात धनंजय सिंह को समझ में आ गई, राजा भैया को क्यों नहीं समझ में आई? ये बात तो अब राजा भैया से पूछ लीजिए ना। आपके मिनिस्टर गए थे, संजीव बालियान बल्कि गए थे। बीजेपी की बात कर सकती हूँ, मैं बीजेपी की बात कर सकती हूँ, मैं बाकी लोगों की बात नहीं कर सकती। नहीं, आप गए तो थे उनका सपोर्ट लेने, लेकिन उन्होंने तो धनंजय वाला रास्ता नहीं चुना। मुझे तो मालूम नहीं, मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ है नहीं कि क्या बात। अरे तस्वीरें वायरल है, संजीव बालियान उनके घर पे आज थे, तो गए होंगे, बात नहीं बनी, गए होंगे, कुछ आपस में बात हुई होगी, और क्यों नहीं हो, बिल्कुल होनी चाहिए, राजनीति कर रहे हैं हम। पर उन्होंने तो मना कर दिया कि हम न्यूट्रल हैं।
नहीं तो अच्छी बात है ना, न्यूट्रल रहना ही चाहिए। ये वोट का अधिकार तो ये है ना कि भाई यहाँ पर तो पति पत्नी भी पता चलता है, पति एक पार्टी को वोट कर रहा है, पत्नी दूसरी पार्टी को वोट कर रही है। ये अधिकार संविधान ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास रखती है और मजबूती से संविधान की जितनी भी आस्था है उसको लेकर अगर कोई राजनीतिक दल चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी चलती है। ये जो झूठ परोसते हुए लोग घूम रहे हैं ना, क्योंकि माफियाओं की, बदमाशों की, बाहुबलियों का साथ कौन लेता है? समाजवादी पार्टी लेती है। अभी ताजा ताजा सपोर्ट पाके आप उनको क्यों ऐसे कह रही हैं? सपोर्ट तो आपको एक का मिला है, बाहुबली का। नहीं, मैं तो ये कह रही हूं कि हमें तो आप मना कर दो कि हमें नहीं चाहिए, मैं ये सवाल नहीं करूंगा। अरे भाई, मैं क्यों, कौन होती हूँ? क्या प्रवक्ता हैं आप? प्रवक्ता हैं, अपना विवेक नहीं है? ऑफिशियली आप पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या करना है मुझे दिखा दीजिए कहीं लिखित या मंच पर, कहीं पर धनंजय सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना दिया हो। ऐसा तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर कुछ ऐसा है तो आज उन्होंने अपने लोगों की सभा बुलाई थी और उसमें ये बात कही है, तो अच्छी बात है ना। हम किसी के विचारधारा को, किसी का प्यार, प्रेम, वोट को रोक दे क्या? क्यों? ठीक है, मैं फखरुल हसन को बुलाता हूं। भाई, इनको प्रेम मिल रहा है तो आप क्यों बाधा बन रहे हैं? बाहुबली दे चाहे जो दे, आपको क्या तकलीफ है? नहीं तो अरे हम बाधा तो तब भी नहीं पड़ने थे जब इनके भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने कहा कि उत्तर भारत के एक माफिया ने 10 करोड़ रुपए चंदा दिया। अरे भाई, ये माफियाओं के चंदों से पार्टी चलाए, चुनाव लड़ाए, हम कई बाधा तोड़ी है। और जहां तक धनंजय सिंह का सवाल है तो धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया था, कटा नहीं था। ये तो जानकारी हम लोगों को भी है, तो भाजपा को भी ये जानकारी होगी। दूसरी चीज की, अगर समर्थन दिया है तो भारतीय जनता पार्टी को अगर इतनी दिक्कत है तो चैनल पे बैठ के कह दे कि हमें आपके समर्थन की जरूरत नहीं है। अरे कही दिया एक तरह से, अनुराग सिंह ने तो कही दिया। समझदार को इशारा काफी है, और कैसे कह दें? वो कह दिया उन्होंने, मतलब कहने में कोई कमी नहीं की। तो ठीक है, ये बात बोलने दें, मैं आपके ओपिनियन ले लूंगा। फखरुल को बोलने चैनल के माध्यम से धनंजय सिंह, नहीं, मैंने ये कहा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात धनंजय सिंह भी सुन रहे होंगे, तो वो जान ले कि अगर वो सभा में बोल रहे हैं तो दिमाग से बोले, दिल से ना बोले। क्योंकि जो दिमाग वाले लोगों ने जहां फोन करके टिकट कटवाया है या वापस कराया है, उनकी आपके बारे में क्या सोच है, ये धनंजय सिंह देख ले और समझ ले कि उनको आगे क्या करना है चुनाव में। ये तो डोरी लटका रहे हो आप। अरे भाई, आप बताइए ना ब्रजेश भाई कि एक तरफ धनंजय सिंह हैं जो कह रहे हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं, दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि नहीं, हमने तो समर्थन मांगा नहीं। और अगर समर्थन मांगा नहीं, इनको समर्थन चाहिए नहीं, तो ये मना कर दे और फिर धनंजय सिंह तय करे कि उनको किसको समर्थन करना है। भाजपा तो उनका समर्थन लेने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, राजा भैया का जो पॉलिटिकल मूव था उस पर समाजवादी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है? राजा भैया का ये कहना है कि हम न्यूट्रल हैं, ना बीजेपी के साथ हैं ना सपा के साथ हैं, जिसका जहां मन हो राजन जी वहां वोट करें, क्योंकि उनकी सुरक्षित सीट में आती है। राजा भैया ने अगर इस तरीके का बयान अभी आया है जो मैंने हाँ मैं सुन रहा हूं, बोलिए बोलिए। हाँ, तो वो आया है, समाजवादी पार्टी तो उसका स्वागत करती है कि जनता को स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनके समर्थकों को भी होनी चाहिए कि वो इसी को कहते हैं सर ढाई चाल। और ये अनिला सिंह भी स्वागत कर लें और आप भी स्वागत कर लें, तो ये राजा भैया की है ढाई चाल, डेंजरस चाल बोलते हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नजर आ रहे प्रदीप सिंह जी, आप मुझे बताओ, नहीं आ रहे हैं, वो राहुल गांधी की गारंटी का उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बज क्रिएट नहीं हो पा रहा जितना अभी सबसे बात करके महसूस हो रहा है। अब आप उत्तर प्रदेश में आदरणीय राहुल गांधी जी की सभा को देख लीजिए, और हम लोग लगातार सभाओं में जा रहे हैं, हम लोग सभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं और लगातार नौजवानों के बीच में जा रहे हैं। हमारी रोजगार की गारंटी पर जिस तरीके से एक वेव लेंथ है, नौजवानों के बीच में जो लहर है वो हम देख कर आ रहे हैं। और जब किसान सम्मान की बात होती है, किसान की आय की दोगुनी करने की बात होती है, और जब हम किसान की गारंटी की बात कर रहे हैं तो किसान देश का किसान हमारे साथ खड़ा नजर आ रहा है। महिला सुरक्षा की राजेंद्र जी तो बता रहे हैं कि जातिवाद चल रहा है रायबरेली में। नहीं, जातिवाद नहीं, वहां से दिनेश प्रताप सिंह हैं बीजेपी से, दिनेश प्रताप सिंह यही कह रहे थे ना, जातिवाद।
दिनेश प्रताप सिंह जी हो या स्मृति ईरानी जी हो, ये अमेठी और रायबरेली की स्थिति वहाँ से गांधी परिवार का एक भावनात्मक लगाव है और वहाँ की आवाम निश्चित तौर पर एक तरफा फैसला सुनाने जा रही है। वहाँ पे ना दिनेश प्रताप सिंह की कोई चलने वाली है, ना स्मृति ईरानी की चलने वाली है। और शुक्रिया। मैं आमंत्रित करता हूँ अरुण मिश्रा जी को। अरुण जी, मुझे अब आप बताओ कि ये जो जातियों में बटा हुआ उत्तर प्रदेश का इलाका, स्पेशली बलिया, मऊ, सलेमपुर का इलाका, घोसी का इलाका, गाजीपुर का इलाका, जौनपुर, ये मछली शहर, चंदौली, मिर्ज़ापुर, ये आजमगढ़, जो बनारस के आसपास का इलाका है, वहाँ पर इन्हीं मुद्दों की गूंज है जिसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, या किसी और इशू पर ये लोग इस बार वोट डालने के मूड में हैं? देखिए, अभी मोदी का चल रहा है, मोदी पर भरोसा लोगों को है। मैं एक दिन चकिया की तरफ से लौट रहा था। चंदौली जिले का चकिया एक स्थान है, एक चाय की दुकान पे मैं रुका। वहां गैर यादव जो वोटर है उनके लोग वहां पर 10-15 लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैंने यूं ही चर्चा किया कि किसका माहौल है, क्या माहौल लग रहा है। तो उन्होंने एक शब्द बोला गांव की भाषा में, अब ही तो मोदी चलत हूं। एक उदाहरण है, गांव में अभी भी जो भी जातियां बटी हुई हैं, गैर यादव की बात मैं करूं तो अभी लोगों को मोदी पर भरोसा है। रही पूर्वांचल की बात, आप ध्यान दें, इसके पहले 2019 में सपा और बसपा मिलकर चुनाव जब लड़ी थी तो पूर्वांचल में सपा और बसपा के जो वोटर थे एक दूसरे को दिए, लिहाजा 4 सीटें ऐसी थी, 4-5 सीटें जिसको उनको फायदा मिला। जैसे जौनपुर भी था, कोसी भी था, गाजीपुर भी था, इन सीटों का फायदा मिला। लेकिन पूर्वांचल में जो जातियां हैं, उन जातियों का मुझे लगता है कि बहुत ये मोदी के प्रति जो पिछड़ी जातियां, ओबीसी जातियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि फैक्टर बताओ। अभी हम लोग जस्ट रिसेंटली डिबेट के सेकंड राउंड में ये चर्चा कर रहे हैं, धनंजय सिंह बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। बनारस जहां से आप बोल रहे हैं उसके ठीक बगल की सीट है। धनंजय अगर सपोर्ट कर रहे हैं जौनपुर मछली शहर में, तो ये बीजेपी के लिए गुड न्यूज है या नहीं? निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। तो धनंजय सिंह के साथ केवल ठाकुर मतदाता नहीं है, अन्य बिरादरी के जो मतदाता है वो धनंजय सिंह के साथ खड़े रहे। यदि वो सपोर्ट और समर्थन करते हैं तो भाजपा को उसका फायदा मिल सकता है। बट कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभय सिंह और धनंजय सिंह एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, दोनों यहाँ से मजबूत हैं। लेकिन भाजपा जिसको चाहती है, दोनों हर तरह से मजबूत है। भाजपा जिसको चाहती है हमारे छत के नीचे आ जाए, तो छत के नीचे उनके आना मजबूरी भी होगी। कुछ सियासत में बहुत सारी ये क्या बोल रहे हो? एक सेकंड। भाजपा जिसको चाहे उनकी छत के नीचे मजबूरी, व्हाट डू यू मीन? आपका इसका क्या तात्पर्य? निश्चित तौर पर सियासत में ये आए हैं जनता पार्टी या लाए गए हैं? नहीं, ये दबाव हो सकता है। मैं समझता हूँ ये दबाव भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और राजन जी, आप मुझे बताइए कि पूर्वांचल विशेष तौर पर जो जातियों के छोटे छोटे समूहों में बटा हुआ इलाका है, क्या इस बार वो मुद्दे चल रहे हैं जातियों के, या फिर नेशनल इशू पर पूर्वांचल वोट करेगा? देखिए, 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ। एक तो इसे मतलब CDS का सर्वे आया था, उसमें 2700 सब बेरोजगारी है, वो सब महंगाई, सब चीज़ें, कोई मतलब नहीं। अब की बार जो मैं देख रहा हूँ जातिवाद 1993 से भी ज़्यादा, जब काशीराम मायावती का गठबंधन हुआ, मतलब जो मुलायम सिंह काशीराम मिले थे, उससे भी ज्यादा जातीय ध्रुवीकरण इस बार हो रहा है। मेरा वोट आपको जाता है इस बात पे, हो रहा है। मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि इतना बड़ा जातिवाद चुनाव मैं पहली बार देख रहा हूं। 93 का चुनाव ऐसा था जो जातीय और ध्रुवीकरण का एक्सट्रीम उदाहरण है। मतलब 92 में 6 दिसंबर को ढांचा टूटा, 4 बीजेपी सरकारें बर्खास्त हुई थी, और एक तक उन्माद था, धार्मिक उन्माद था। उस धार्मिक उन्माद को काशीराम मतलब जो है मुलायम सिंह ने, बैकवर्ड और दलित, उस समय दोनों ने एक दूसरे का समर्थन भी किया। तो अभी कारण क्या है कि जातिवाद क्यों इसका अचानक क्यों राइज हुआ? ऐसा है, जातियों में जागरूकता आई। उन्हें देखो, पूर्वांचल है, पूर्वांचल में देखे सोनेलाल पटेल थे, सोनेलाल पटेल विधायक नहीं बन पाए। उन्होंने देखा कि अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ जुड़ी, 12 विधायक, सांसद, 2 मंत्री बनी। तो दूसरी के बाद संजय निषाद आ गए, अपने बेटे को बना दिया, अपना आगे। फिर उसके बाद ओम प्रकाश राजभर बेटे को टिकट दिया। अब नहीं, दूसरी स्थिति और होने जा रही है जो बहुत खतरनाक उत्तर प्रदेश के लिए। यही स्थिति अगर जातियों का है, मान लो चंद्रशेखर आगे, तो अगले 2027 तक इतनी जातियां आ जाएंगी कि कोई एक विधायक बनेगा, कोई 3 विधायक बनेगा,
किसी सरकार को बहुमत नहीं मिलेगा बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में, अगर इसी तरीके जातियों का उभार होता रहा भाई। पर ये तो दोनों में पॉलिटिकल पार्टी को देखो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो, इनकी मजबूरी ये है। तो छोटी छोटी जातियों के दलों को प्रोत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये दोनों बिहार की तरह खड़े होंगे, कभी भी बहुमत नहीं पाएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 10 सीटें जनप्रिया पटेल 12 पा गई, मतलब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। कांग्रेस 2 पर होगी, राजा बेग पर और होगी, और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर 6 हो गए, मायावती 1 पे चली गई। मायावती तो खैर ओम प्रकाश उमाशंकर सिंह तो अपने बल पर जीत के आए। तो जो जैसे मान लो चंद्रशेखर उभर रहे हैं, आप संजय चौहान उभर रहे हैं, इस तरीके से अभी यही नहीं, अभी ये बढ़ता जातिवाद इन बड़ी पार्टियों के लिए खतरा है। बिहार हो जाएगा उत्तर प्रदेश 27 तक आते आती, अगर इस हर मंडल में दो जातियां बनेंगी और 2 विधायक बनेंगे और इनकी संख्या 50 पहुंच गई तो ये बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा कभी। अच्छा एक बात बताओ, ये आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल है, ये अभय और धनंजय एक साथ आ गए, ये बेती वाले कैसे कट लिए? नहीं आज तो देखा नहीं, मैं देखा बेती वाले निकल गए दीवार फांद के, ये दोनों सपोर्ट कर दिए। नहीं बेती वालों का कद इनसे दोनों से बहुत बड़ा है। अच्छा हाँ। बहुत बड़ा है, क्योंकि वो एक नेशनल, देखो अभय या धनंजय नेशनल प्लेटफॉर्म पर नहीं है। राजा भैया जब मायावती से लड़े थे तो नेशनल, आप राजा भैया का नाम महाराष्ट्र ले, उत्तर दक्षिण पूर्व कहीं लो तो राजा भैया अच्छा वहां बेतीले। धनंजय और अभय सिंह का उत्तर प्रदेश में हो सकते हैं, इनका राजा भैया का कद बहुत बड़ा है, इसलिए उनसे अमित शाह मिलते हैं। धनंजय से अभय से अमित शाह नहीं मिलते, योगी तक के सीमित हो जाते हैं, तो उनके इनके कद में बहुत अंतर है। और वो 2 विधायक लगातार जिता के आते हैं, दोनों विधायक नहीं बन सकते बिना पार्टी के, ये बहुत अंतर है, बेसिक अंतर है। तो जो इतना अंतर होगा इंटेलिजेंट भी उतने होगा। और दूसरी बात, उनका लोकसभा सीट आरक्षित है, सुरक्षित सीट है। तो आज सोनकर में देखा राजा भैया का दरबारी कर रहे थे, फिर फोटो आई फेसबुक देखा मैंने, जो सांसद बलियान भी तो थे, अनिला सिंह जिसके लिए कह रही नहीं, दोनों में अंतर समझिए। आप बताओ बलियान थे कि नहीं? दोनों में बड़ा अंतर है, उनसे अमित शाह मिलते हैं हैदराबाद में, मतलब आप मानते हैं उनका सही पॉलिटिकल मूव है? बहुत सही है भाई वो। पर ये किसको नुकसान पहुंचाएगा? उनका न्यूट्रल होना किसको फायदा और नुकसान है? नहीं, उनका न्यूट्रल होना किसी को फायदा नुकसान भाई। अगर उन्होंने देखो, ये होती पॉलिटिक्स, अगर 2 निर्दलीय विधायक वो अपने जिता खुद है और निर्दलीय जिता के आते, इट मींस उनके इशारे पर ही जनता मूवमेंट होगा। हाँ, 1.5-2 लाख वोट तो होंगे ही भाई, मूवमेंट होगा तो वो इशारा कर दें उधर चला जाएगा, खत्म। बहुत शुक्रिया आपका, मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि महत्वपूर्ण परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहनों भाइयों, मैं आप सबका ही बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आपका भी धन्यवाद। लगातार ग्राउंड पर जो बज़ है, जिन मुद्दों पर जनता वोट कर रही है, हम उन पर लगातार ये बहस परिचर्चा जारी रखेंगे। आपका शुक्रिया आज का शो देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।